पटाखों पर चलने वाली बहस को दिवाली की शुरुआत समझा जाता है। हर साल जब भी रोशनी का ये त्योहार आता है, बहस शुरू हो जाती है कि पटाखे फोड़े जाने चाहिए या नहीं। ये बहस भी शहरी इलाकों में ज्यादा सुनने को मिलती है। आज भी गांव की हरियाली और खुले माहौल में इनका उतना असर नहीं होता। शहर में पटाखे चलाने का विरोध अपनी जगह पर कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जैसे ही सर्दियों की सुगबुगाहट होती है वैसे ही तापमान थोड़ा कम होता है। ज्यादातर शहर सुबह शाम स्मोक यानी धुएं और धुंध में गिरना शुरू हो जाते हैं। बेशक इसकी पहली वजह वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, लेकिन दिवाली के ये बम, पटाखे, फुलझड़ियां भी कम बदनाम नहीं होते। पटाखे न चलाने के पक्ष में एक दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि यह त्योहार 14 साल बाद घर लौटे भगवान राम का स्वागत रोशनी से करने के लिए मनाया गया था, न कि पटाखों के शोर और उनके कानों को बहरा कर देने के लिए। बेशक यह कहते हुए इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि राम के समय में पटाखों का अस्तित्व ही नहीं था, इसलिए इन्हें परंपरा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यह बात पूरी तरह से सही है या नहीं, इस बात की जानकारी तो नहीं है, लेकिन पटाखे उससे कहीं ज्यादा पुराने हैं जितना कि इनका विरोध करने वाले अस्तित्व बताते हैं। चीन ने 6वीं शताब्दी में ही साल्ट पीटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर मिलाकर बारूद बना लिया था, और पटाखे भी इसी की देन है। भारत में पटाखे फूटने के प्रमाण 15वीं सदी से मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका जिक्र सिर्फ इतिहास की किताबों में ही मिलता हो। सदियों पुरानी पेंटिंग्स में भी फूलझड़ियों और आतिशबाजियों के दृश्य देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि उस दौर में भी पटाखों का जिक्र मिलता है, जिस दौर का लिखित इतिहास और साहित्य हमारे पास है। 1953 में इतिहासकार भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के पहले क्यूरेटर पीके गौड़ ने द हिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स इन इंडिया बिटवीन एडी 1400 एंड 1900 शीर्षक से किताब लिखी। यह किताब भारतीय इतिहास में आतिशबाजी और पटाखों के दिलचस्प इतिहास का एक दुर्लभ दस्तावेज है। वे बताते हैं कि हमारे देश में दिवाली ही पटाखे फोड़ने का इकलौता मौका नहीं हुआ करता था। अपनी किताब में पीके गौड़ बताते हैं कि आतिशबाजी शादियों जिनमें आज की तरह पटाखे फोड़े जाते हैं, बारात की शान हुआ करती थी, और त्योहारों के लिए भी एक जरूरी चीज थी, एक जरूरी हिस्सा था। वे एक पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारबोसा के हवाले से कहते हैं कि 1518 में गुजरात में ब्राह्मण परिवार की शादी में जोरदार आतिशबाजी की गई, और यह उस दौर में पटाखों की पर्याप्त उपलब्धता की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा लोग पटाखों का इस्तेमाल हाथी जैसे बड़े जानवर को प्रशिक्षण देने में भी किया करते थे। 17वीं सदी में दिल्ली और आगरा की यात्रा पर आए फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर अपने आश्चर्य को कुछ इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। लड़ते हुए जानवर केवल उन पटाखों की आवाज के जरिए ही अलग किए जा सकते थे। इसके लिए उनके पास बम या धमाका या आतिशबाजी की जाती थी। इसका कारण था कि वे स्वभाव से थोड़े डरपोक होते थे और उन्हें आग से डर भी लगता था। यही कारण था कि बम गोलों के आने के बाद युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल काफी कम हो गया। पटाखों का इस्तेमाल देश के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं था। अलग अलग इलाकों की छानबीन करते हुए पीके गौड़ को उड़ीसा में भी बारूद बनाने वाले सामान की एक सूची मिली। यह 16वीं सदी की शुरुआत में तैयार किया दस्तावेज था, जो संस्कृत में लिखा हुआ था। दिलचस्प यह है कि इस सामग्री में गोमूत्र का भी जिक्र था, हालांकि इसके 300 साल बाद लिखे गए दस्तावेजों में इसे जगह नहीं दी गई। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हमें बताती है कि पटाखे सिर्फ हिंदू त्योहार यानी दिवाली, दशहरा का ही हिस्सा नहीं थे, बल्कि मुसलमानों के कुछ त्योहार जैसे शब बारात में भी आतिशबाजी एक जरूरी रस्म हुआ करती थी। अपनी किताब में गौड़ मराठी संत कवि एकनाथ की साल 1570 में लिखी एक कविता का जिक्र करते हैं। इसमें रुक्मणी और कृष्ण के विवाह में आतिशबाजी का
वर्णन किया गया है। हालांकि कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह काफी साल पहले, तकरीबन 5 से 8,000 साल पहले हुआ, तो उस लिहाज से ये बात कितनी सत्य है ये नहीं कही जा सकती, लेकिन 1570 में अगर वो आतिशबाजी का जिक्र करते हैं तो उस दौर में तो कम से कम ये रही ही होगी। 19वीं सदी में भी जब 1820 में बड़ौदा के महाराज शाजीराव द्वितीय ने अपनी दूसरी शादी में 3,000 रुपए केवल आतिशबाजी पर खर्च कर दिए, उस समय के हिसाब से यह बड़ा खर्चा था, इसलिए इतिहास में ये दर्ज हो गया। आखिर में लेखक बताते हैं कि उनके शोध में काफी गुंजाइश है। उदाहरण के तौर पर यह कह पाना मुश्किल है कि पटाखे चीन से भारत तक कब और कैसे पहुंचे। इसके अलावा यह बता पाना भी संभव नहीं है कि जब देश भर में पटाखों का इस्तेमाल हो रहा था तब इन्हें बनाने वाले लोग कौन थे। कुछ और भी सवाल है कि जैसे कैसे पटाखे एक सदी से दूसरी सदी तक पहुंचने में रूप बदलते चले गए, या कब ये रंगीन हो गए। इसके जवाब तलाशने का काम पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए सिरगोर छोड़ गए। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि महाभारत और रामायण का जब भी जिक्र आता है तो हमें वहां पर कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल होने की बात सुनने को मिलती है जिनमें आतिशबाजियां होती थी, आग्नेय अस्त्र होते थे जो, और कुछ ऐसे अस्त्र होते थे जो पानी छोड़ते थे, कुछ ऐसे अस्त्र होते थे जो आग छोड़ते थे। तो आतिशबाजियां उस दौर में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवश्य रही होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो हमें बताना ना बोले। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक और आप देख रहे थे हिस्ट्री टॉक्स। जय भूतेश्वर।